अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। वैज्ञानिक विधि से भिंडी की बुआई पर जानकारी। सोलर पोर्टेबल हैचरी पर जानकारी। जायद का मौसम शुरू होने को है और जिन किसानों के पास सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है वो सब्जी की खेती पर अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो इन सब्जियों को बहुत से किसान इस समय भिंडी की बुआई के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन अगर आपको भिंडी की फसल से अधिक उत्पादन लेना है तो अभी से प्रजातियों के चयन, उर्वरक इत्यादि का प्रबंध कर लें। इसके साथ ही आपको भिंडी की वैज्ञानिक खेती की जानकारी भी होनी आवश्यक है और यही सब जानकारी देने के लिए आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं ये विशेष प्रस्तुति। ग्रीष्मकालीन भिंडी की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बात आती है भूमि के चयन एवं उसकी तैयारी की। तो इसके लिए अच्छे जल निकास वाली जीवाश्म युक्त बलुई दोमट अथवा दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। खेत में नमी की कमी होने पर पलेवा करके 3 से 4 जुताइयां करके पाटा लगाकर भूमि को समतल बना लेना चाहिए। जहां तक किसान भाइयों भिंडी की बुवाई के लिए उन्नत किस्मों की बात करें तो इसके अंतर्गत और यदि भिंडी की संकर किस्मों की बात करें तो इसकी संकर किस्में हैं किसान भाइयों। अब आइए बात करते हैं खाद एवं उर्वरक के बारे में। तो इसके लिए मिट्टी की जांच के अनुसार ही खाद एवं उर्वरक डालना चाहिए, क्योंकि मिट्टी में बहुत से तत्व पहले से ही मौजूद रहते हैं। दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 हो तो उसमें गोबर की खाद 20 टन प्रति हेक्टेयर खेत की अंतिम जुताई के बाद पाटा चलाते समय मिला देना चाहिए। इसके अलावा नत्रजन 100 किलोग्राम, स्फुर 60 किलोग्राम तथा पोटास 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत को समतल करते समय गोबर की खाद, स्फुर एवं पोटास की संपूर्ण मात्रा तथा नत्रजन की 1/3 मात्रा मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। नत्रजन की 1/3 मात्रा बीज बोने के 20 दिन बाद तथा शेष 1/3 मात्रा बीज बोने के 40 दिन बाद कतारों में देकर निराई गुड़ाई कर सिंचाई कर देना चाहिए। अब आइए बात करते हैं बीज की मात्रा व बीजोपचार के बारे में। तो ग्रीष्म काल में भिंडी की बुवाई हेतु 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है।
अगेती एवं अधिक उत्पादन हेतु बीज बोने के पूर्व 24 से 36 घंटे की अवधि तक बीज को पानी में भिगोकर रखना चाहिए। फिर छाया में सुखाकर 2 से 3 ग्राम थायरम दवा प्रति किलो बीज की मात्रा की दर से अच्छी तरह से बीज उपचार कर लेना चाहिए। यदि आप संकर किस्मों की बुवाई कर रहे हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि बीज सही किस्म का मिले। बीज प्रति वर्ष नया लेकर ही लगाना चाहिए। बीज की मात्रा 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए और संकर किस्मों के लिए उर्वरक 1.5 गुना ज्यादा लगता है। भिंडी की काश्त का सही ज्ञान होने पर ही संकर किस्म लगाना चाहिए, अन्यथा लाभ की जगह नुकसान भी हो सकता है। अतः बीज के साथ जो निर्देश दिए जाते हैं उनका पूर्ण रूप से पालन करें। ग्रीष्म ऋतु की फसल जनवरी माह के अंतिम सप्ताह से मार्च के द्वितीय सप्ताह तक बुवाई की जा सकती है तथा इसकी कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए और पौधों से पौधों की दूरी 45 सेंटीमीटर रखना चाहिए। बोनी के समय एक स्थान पर 2 बीज ही डालना चाहिए। अब आइए बात करते हैं निदाई गुड़ाई तथा सिंचाई प्रबंधन के बारे में। नीदा नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। फसल की प्रारंभिक अवस्था में 30 से 45 दिन की अवधि में फसल को नीदा से अत्यंत संघर्ष करना पड़ता है। इस अवधि में 2 बार निराई गुड़ाई करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके अलावा आप नीदा नाशक रसायन लासो EC 50 को 4 लीटर प्रति हेक्टेयर जुताई के बाद तथा भिंडी उगने के पूर्व 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से 45 दिन तक नीदा नियंत्रण रहता है। इसके पश्चात एक निराई गुड़ाई करने पर अत्यंत लाभकारी परिणाम मिलते हैं। 100% अंकुरण के लिए बोवाई के पहले सिंचाई करना जरूरी होता है। तत्पश्चात आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। ग्रीष्मकालीन फसल में 4 से 5 दिन के अंतर से सिंचाई करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। इसके अलावा फसल की आवश्यकता अनुसार आप सिंचाई करते रहें। किसान भाइयों, इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुवाई करते हैं तो आने वाले समय में आपको अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होगी। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रदेश में लघु व सीमांत कृषकों की संख्या अधिक है, जो कि अपना जीवन यापन सुचारू रूप से चलाने के लिए कृषि के साथ सह व्यवसायों को अपनाते हैं। इन्हीं व्यवसायों में बैकयार्ड मुर्गी पालन भी शामिल है, जिनके चूजों को प्राप्त करने हेतु हमारे कृषक बड़े बड़े हैचरी फार्म पर निर्भर रहते हैं। किसानों की इसी समस्या को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने सोलर प्रो ट्रेबल हैचरी का निर्माण किया, जिसे कृषक स्वयं ही इस मशीन की सहायता से छोटे स्तर पर अंडों की हैचिंग कर चूजे प्राप्त कर सके। अतः सोलर प्रो ट्रेबल हैचरी की विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर नीलेश बारी। जो मुर्गी पालन करने वाले किसान भाई है उनके लिए एक बैकयार्ड पोल्ट्री बड़े पैमाने पे उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसी बैकयार्ड पोल्ट्री को बढ़ावा देने के लिए के सामने जो दिख रहा है ये एक सोलर बेस्ड एक पोर्टेबल हैचरी है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसकी कुछ मैं खासियत आपको बताता हूँ। जैसे ये जो हैचरी है 3-वे सिस्टम है। ये जो सप्लाई दिख रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है और जो ये दूसरा दिख रहा है ये सोलर बेस्ड और साथ में एक बैटरी का बैकअप यहाँ पे दिया गया है। ये बैटरी 12 वोल्ट और 22 एम्पेयर की है। जैसे बारिश का मौसम है उस वक्त अगर सोलर में अगर सनशाइन कम हो तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए ये जो सिस्टम ऐसा बना है 3-वे वाला। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास पर्याप्त हो तो उसके ऊपर ये जो बैटरी दिख रही है ये अच्छे से चार्ज हो सकती है। इसमें ये जो आपको 2 रीडिंग दिख रहे हैं ये आपको बताता हूँ। ये टेम्परेचर का है, ये दिख रहा है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये जो दिख रहा है ये ह्यूमिडिटी है, यानी ये आर्द्रता कितनी है इस मौसम में, वाटर वेपर कितना है, इसका ये परसेंट ये बताता है। इस मशीन में हमने
यहाँ पे कुछ अंडे रखे हैं। ये हमारे पास कड़कनाथ के अंडे हैं यहाँ पे। तो ये इस मशीन में लगभग 40 अंडे यहाँ पे रखे गए हैं। तो 40 अंडे तो रखे और साथ में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हीट के सेंसर है और ह्यूमिडिटी का सेंसर है। हीट का सेंसर टेम्परेचर हमें बता रहा है, ह्यूमिडिटी यानी वाटर वेपर बता रहा है कि यहाँ का जो मौसम है मीन्स अंदर का, उसमें वाटर वेपर कितना है। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हीटर है, ये फैन के सामने हीटर लगा है। ये हीटर गर्म होता है और ये जो फैन है उस इस गर्म हुई हवा को सर्कुलेट करने में मदद करता है। अगर आप ये भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो अंडे यहाँ पे रखे हैं ये कांच के ऊपर रखे हैं और ये जो पूरा सरफेस है ये रफ है। इस अंडों को हमें मैनुअल टर्निंग करना पड़ता है। मैनुअल टर्निंग मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे करते हैं। यहाँ पे एक नॉब रखा है मशीन का, उस नॉब को आपको धीरे से आगे पीछे करना पड़ता है। धीरे से बाहर खींच रहा हूँ तो इससे क्या है, अंडे टर्न होने में मदद मिलती है। और ये बल्कि ये अंडे रखे गए रफ सरफेस पे तो ये अच्छे से उस पे टर्न हो सकते हैं। हमें पूरे दिन में लगभग 24 घंटों में 4 से 5 बार इसे टर्न करना पड़ता है। और साथ में ये जो अंदर का जो एक मौसम बनाया गया है ये आर्टिफिशियल तो है लेकिन ये बनाया गया है पूरे बॉडी जैसा। अगर हम इसमें अंडे रख देते हैं तो लगभग 21 दिन के बाद इससे चूजे निकलते हैं। 21 दिन के बाद इससे जब चूजे निकलेंगे तो उसमें भी हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे टेम्परेचर तो हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट रख दिया लगभग 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, और साथ में जैसे साइड में जो ह्यूमिडिटी थी उसे हमें थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है। जैसे शुरुआत के जो 18 दिन होती है तो उन 18 दिनों में लगभग 86 to 88% इतनी ह्यूमिडिटी हमें रखनी पड़ती है। और आखिरी के जो 3 दिन होते हैं 19, 20 और 21 दिन, तो आखिरी के 3 दिनों में जो वो ह्यूमिडिटी रहती है वो हमें 93 तक करनी पड़ती है। क्योंकि अगर हम ह्यूमिडिटी आखिरी के वक्त नहीं बढ़ाएंगे तो उससे चूजे बाहर अंडों से बाहर निकलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए कि आखिरी के जो दिन है 3 दिन उसमें इसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल हम कैसे करें, आपको ये बताता हूँ कि ये यहाँ पे एक वेंटिलेशन के लिए हमने रखा है। ये यहाँ से एयर पास होता है और यहाँ से निकलता है। जैसे कि इसमें एम्ब्रियो इसमें बढ़ रहा है तो उसके लिए वेंटिलेशन भी बहुत ज़रूरी रहता है। अगर इसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा पर्याप्त मात्रा में तो इसकी हैचेबिलिटी कम हो जाती है। अगर CO2 भी इसमें बढ़ गया, अगर 5% भी हो गया तो हैचेबिलिटी पूरी 0 हो जाती है। इसलिए ये क्रॉस वेंटिलेशन यहाँ पे रखा गया। और साथ में आपको बताता हूँ कि ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं इसमें हमें पानी डालना पड़ता है। जैसे कि अगर हमारी ह्यूमिडिटी कम हो गई तो हम ऐसा टिल्ट करके इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं और एयर की सर्कुलेशन थ्रू वो ह्यूमिडिटी धीरे धीरे बढ़ सकती है। कमर्शियल हैचरी में अगर हम इसकी कंपैरिजन करते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत हाई होती है। जैसे अगर बड़ी हैचरी हो तो मीन्स 1.5 लाख 2 लाख के ऊपर ही उसकी कॉस्टिंग हो जाती है। तो ये तो एक सिंपल है, पोर्टेबल है, कहाँ पे भी ले जा सकते हैं। जैसे इसके अगर हम फायदे देखें, एक बार हमने 40 अंडे इसमें रख दिए तो 21 दिन के बाद इससे चूजे निकलेंगे। और अगर हम 1 साल का ये थोड़ा हिसाब देखते हैं तो 17 बैचेस इससे निकल सकते हैं। लेकिन हम थोड़े कम करके अगर 16 भी बैचेस इसमें कंसिडर करते हैं और लगभग एक बार 40 अंडे रखने के बाद लगभग 640 चूजे इससे निकल सकते हैं। और अगर हमारी मॉनिटरिंग इसमें भी प्रॉपर रही तो इसमें हैचेबिलिटी का जो परसेंटेज है वो 100% भी मिलता है। और थोड़ी पुअर रही तो इसमें 80% तक मिलता है। ये जैसे अभी हमारे पास कड़कनाथ का स्टॉक था अंडों का, इसलिए हमने कड़कनाथ के रखे। इसमें अन्य जो देशी है और मिस विलायती भी हो उनके अंडे भी हैच हो सकते हैं। जैसे अगर इसमें हम बतख का भी रखेंगे तो 28 दिन में वो हैच आउट हो सकता है। अगर क्वेल का रखेंगे, बटेर का, तो वो भी लगभग 17 दिन में हैच आउट हो सकता है। प्रोजेक्ट था ना, ये कृषि KVK और आत्मा कन्वर्जेंस का एक नवाचार का ये प्रोजेक्ट था। और जैसे कि उसके तहत ये एक स्मॉल पोर्टेबल हैचरी यहाँ पे इंस्टॉल की गई है।
इसकी जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो लागत है इसकी 30,000 कॉस्ट है, और साथ में इस पे जो बैटरी है वो लगभग 2800 रुपये की है, 12 वोल्ट और 22 एम्पियर की। अगर हम इसमें 40 अंडे रखते हैं, 80% भी हैचेबिलिटी इसमें कंसीडर करते हैं, तो लगभग 32 चूजे इससे निकल सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। एक्वेरियम में रंगीन मछलियों के पालन पर जानकारी। यहाँ दिल ही नहीं दिमाग भी लगाना पड़ता है। सिर्फ ताकत ही नहीं, हिम्मत भी जरूरी। कहीं तरतीब तो कहीं जीतता है इरादा, और हर दिन बनते हैं नए रिकॉर्ड। रैंकिंग की रेस में कभी भी पलट सकती है बाजी। इसीलिए तो खेल नाम है इसका, जिसकी खबर आपको देते हैं सिर्फ ईटीवी स्पोर्ट्स में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आज के समय में मछली पालन एक अच्छे व्यवसाय का रूप ले चुका है, जिसमें बात करें यदि एक्वेरियम में रंगीन मछलियों के पालन की, तो इससे बेरोजगार जुड़कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। परंतु एक्वेरियम में कौन कौन सी रंगीन मछलियों को रखें व इनका देखरेख एवं प्रबंधन कैसे करें, इस विषय में संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया नालंदा के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर R.K. सिन्हा से। मछली पालन के क्षेत्र में रंगीन मछलियों की जहां तक बात आती है, रंगीन मछलियों का आजकल प्रचलन बढ़ रहा है और इस शहरों में खास करके ज्यादा देखा जा रहा है और घरेलू व्यवसाय के रूप में काफी उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इन रंगीन मछलियों में कई एक मछलियां आती है, जैसे मोली, गोल्ड फिशेज, कार्प, इस तरह का जो है मछली हमें काम में आता है, जिसको कि हम एंजल फिश, इन सब मछलियों को देखा जा सकता है, जो किया जा सकता है। इनके जो तरीके हैं, जो इनको उपयोग मुख्य रूप से घरों में यूज किया जाता है, इसका मकसद ये होता है, इसको एक तो देखने में खूबसूरत होता है, घरों का इंटीरियर डेकोरेशन में काफी अच्छा होता है। घर के इंटीरियर डेकोरेशन के साथ साथ वैसे लोगों के लिए जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनको भी बहुत सुकून होता है इसको देखने से। इनका जो लाइव मूवमेंट होता है, जो बीपी के भी जो पेशेंट होते हैं उनके लिए भी बहुत ही कारगर होता है, उन्हें बहुत सुकून देता है। इसके साथ साथ घर में एक जो पुरानी हमारी परंपरा रही है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कि मछलियों को देखने से शुभ होता है दिन, तो वो भी हमारी परंपरागत के तहत हमें एक अच्छा माना जाता है मछलियों को रखना घरों में। तो इन मछलियों को रखने में एक्वेरियम सबसे पहले महत्व आता है एक्वेरियम का बनना। एक्वेरियम हम शीशा का बनाते हैं, एक्वेरियम के साइज के अनुसार शीशा का हम मोटाई रखते हैं और उसको हम बनाते हैं। इसको बनाने के लिए आजकल बहुत ही अच्छे अच्छे एडेसिव आ गए हैं, जिसको सिलिकॉन ग्लेज को प्रयोग करके हम उन शीशों को चिपकाते हैं आपस में और उसको एक तालाब का शेप दे करके मछलियों का उसमें पालन करते हैं, मछलियों को रखते हैं। और रखने के बाद उसका फीड बना बनाया फीड आता है, जिसको हम प्रतिदिन उसको देते हैं। इसमें इसका भी ध्यान ये रखना होता है कि हम इसका पीएच जरूर मेंटेन रखें और किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो। इसके लिए हम, क्योंकि पानी एक एक्वेरियम में रोज बदलना बड़ा मुश्किल होता है और उसको ऑक्सीजन मेंटेन भी करना जरूरी होता है, दवाइयां देते रहते हैं। इसके साथ साथ जो एक्वेरियम के केस में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसकी पानी की सफाई, ब्रीडिंग कराना भी बहुत ही आसान और उपयोगी होता है, क्योंकि घरों में ही इसका ब्रीडिंग, इसके लिए कोई खास हैचरी, बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ा सा प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है और इसको सीख करके घरों में ही इसका हैचिंग कराई जा सकती है और इनको
बहुत ही अच्छे दामों पर इसकी बिक्री की जा सकती है। अभी देखा जा रहा है, अगर मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो यहाँ पे रंगीन मछलियों का हैचिंग कराने की बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं है। अभी हमारे यहाँ जो फिश आती है या तो बंगाल से आती है या फिर साउथ से आती है। हमारे यहाँ इसका प्रचलन बहुत ज्यादा नहीं है, जो कि हम बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। व्यवसायिक रूप से हमारे जो नवयुवक हैं इसको एक व्यवसायिक रूप दे सकते हैं। इसके साथ साथ मछली का हैचिंग करा करके बेचना ही नहीं, इसके जो और एसेसरीज हैं जैसे एक्वेरियम का, अच्छे एक्वेरियम का बनाना, इससे रिलेटेड फूल पत्ती आर्टिफिशियल उसका निर्माण करना, और इन चीजों का भी सेल होता है। और आज की तारीख में एक अच्छे इनोवेटिव और एक अच्छे डेकोरेटिव इंटीरियर्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गर्मा धान में 10 दिन पहले गिराए गए धान के बिचड़े में यूरिया का बुरकाव 2 किलोग्राम प्रति 10 डेसिमल बीज स्थली की दर से करें, ताकि 10 दिनों बाद बिचड़ा रोपनी लायक हो जाए। समय से बोई गई मसूर, चना, मटर की फसलों में फली आना शुरू हो गया है। अगर इनमें फली छेदक कीड़ों का आक्रमण हो रहा है तो कीटनाशी दवा मोनोक्रोटोफास का छिड़काव 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से करें। अगर हरा चना या मटर तोड़कर बाजार में बेचना है तो फसल में जैविक कीटनाशी दवा डेल्फिन का छिड़काव 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से करें। तोरिया की फसल तैयार हो रही है। फसल की फली जब सुनहरे पीले रंग की हो जाए तभी फसल को काटें। उसकी तैयारी करने के पहले 2 से 3 दिनों तक धूप में सुखा लें। अगाध से मध्यम किस्मों की आलू की फसल 80 से 120 दिनों में तैयार होती है। अतः किसान भाई अपनी फसल की परिपक्वता की अवस्था को देखते हुए खुदाई से 7 से 10 दिन पहले ऊपर का पत्ता काट कर हटा दें, ताकि आलू सख्त एवं उसका छिलका भी भली भांति परिपक्व हो जाए। ऐसे आलू को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। आलू की फसल के बाद खेत खाली होने पर जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सीमित सुविधा उपलब्ध है वे इस समय बसंतकालीन मूंग की खेती करें। अगर सिंचाई की असीमित सुविधा उपलब्ध है तो ग्रीष्मकालीन सब्जियां जैसे फूल गोभी, बंधा गोभी, टमाटर, भिंडी, बैंगन, मिर्च एवं लत्तर वाली सब्जियां जैसे नेनुआ, झींगी, कद्दू, कदीमा, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा इत्यादि की खेती करें। गर्मी की सब्जियों को लगाने का समय आ गया है, अतः किसान भाई जल्द से जल्द खेत की जुताई कर उसमें नेनुआ, झींगी, कद्दू, खीरा, कदीमा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज एवं अन्य लत्तर वाली सब्जियों को थाले में लगाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। ग्राम संभुआ, जिला समस्तीपुर के कृषक बांकेला, आप अन्नदाता निशुल्क फोन सेवा के माध्यम से गेहूं की फसल में सामयिक प्रबंधनों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। जो श्री विधि गेहूं से जो लोग खेती किए होंगे और जो दिन का 30 से 35 दिन का अवधि पूरा हो गया है, उस समय अभी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो है उस पर तीसरा जो हम लोग कहते हैं तीसरा सिंचाई करना चाहिए और हल्की सिंचाई करनी चाहिए। जैसा कि सभी किसान भाई हम लोग जानते हैं कि गेहूं में कभी भी जो है फ्लड इरिगेशन नहीं करना है, हल्की सिंचाई करें। और ताकि उससे होता क्या है कि अगर आप ज़्यादा सिंचाई कर देंगे, अगर पानी बहुत दिन तक खेत में लगा रह जाएगा ज़्यादा देर तक, तो देखा जाता है कि वो गेहूँ जो है पीला हो जाता है। उसका कारण ये है कि जहाँ अधिक पानी लगेगा तो वहाँ नीचे से जो उसका जो मिट्टी में जो ऑक्सीजन है वो बाहर हो जाता है और जड़ को जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिससे जो पौधा पीला दिखाई पड़ता है। इसके बाद जो 35 से 40 दिन का जो अवस्था है उसमें जो सिंचाई करने के बाद जो है आप 1-2 दिन के बाद
उसमें जो है टॉप ड्रेसिंग जो है हम जैसा कि पहले जो अनुशंसित है 15 किलो यूरिया और 13 किलो पोटास मिला के इसका ऊपरी निवेशन करें, टॉप ड्रेसिंग करें। और उसके बाद जब देख लें 2-3 दिन के बाद जो हाल कम हो गया है तो उसमें या तो पतली कोदाल से या बीरर से आप उसका निकाय गुड़ाई। उससे होता है क्या, निकाय गुड़ाई का मेन करने का कारण क्या है कि श्री विधि में ये बहुत अहम आयाम है, क्योंकि जब तक हमारा मिट्टी ढीला नहीं होगा, उसमें वायु का संचार नहीं होगा जड़ में, तो कल्ला ज़्यादा नहीं होगा और ये अवस्था जो है कल्ला निकलने की अवस्था होती है। इसलिए इस समय जो है बीडर चलाना अति आवश्यक है। अब जैसे ही बीडर चलाएंगे इसमें कल्ला निकलना तेजी होगा और इसमें बर्बाद भी ज़्यादा होगा और उस समय जो है पोषक तत्व की भी आवश्यकता होती है। इसलिए इस समय यूरिया और पोटास मिला के आप खेतों में डालें और साथ ही साथ विशेषकर ध्यान दें कि अभी का जो मौसम है उसमें हो सकता है कि थोड़ा लाही का प्रकोप हो सकता है, क्योंकि उसमें अभी जैसे वातावरण में कमी हो रही है या वातावरण देखे कुछ नमी ज़्यादा है तो लाही का हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने खेतों पर तो आप एजेड्रेक्टिन, हम लोग का सुझाव है कि नीम की तेल जो एजेड्रेक्टिन है उसका 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के उस पर स्प्रे करें ताकि आपका फसल सुरक्षित हो। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है anndatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।